आज लेसन 8 पढ़ना है, जो लेसन का नाम है किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ये चैप्टर 8 है। पिछले 2 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं यूट्यूब पे। तो चलिए हम जानते हैं कि किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य क्या है। लगभग यह 16वीं से 17वीं शताब्दी की बात है। किसान किसे कहा जाता है? किसान उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इस धरती के सीने को चीर करके बीजारोपण करता है और बीज रोपने के बाद जो फसल उपज होती है उस फसल के जरिए लोगों तक उस फसल को पहुंचाना या उस फसल के जरिए लोगों को भोजन की प्राप्ति कराना या अपने आप को अन्नदाता कहलाना, उसी अन्नदाता को हम किसान कहते हैं। जैसे आप और हम या अन्य लोग, जो लोग खेती करके अपने जीवन यापन करते हैं या भरण पोषण करते हैं, हम उन्हीं को किसान कहते हैं। आज भारत की धरती पर अगर किसान नहीं होते तो लगभग हमें हर वक्त खाने पर आफत रहता। इसलिए भारत को कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी विकसित किया गया है और कृषि प्रधान देश भारत कहा गया है। दूसरी बात है जमींदार। जमींदार किसे कहा गया है? जमींदार उस नागरिक को कहा गया है जो मुगल प्रशासनिक काल के अंदर में राजा के द्वारा कुछ उम्दा लोगों को, मतलब अच्छे लोगों को, बड़े ओहदे वाले लोगों को या ज़्यादा जिनके पास ज़मीन जथा होती थी उन लोगों को चुना जाता था और उनके नेतृत्व में कुछ इलाका दे दिया जाता था ताकि वो लोग किसानों से सही समय पर अनाज या टैक्स या चुंगी सही समय पर वसूल कर राजा के खजाने में जमा कर दे, ताकि राजा द्वारा उसका उपयोग किया जा सके या राजा उस खजाने को संरक्षित कर सके, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी तरीके की आपदा या विपदा से लड़ने के वक्त उस खजाने का प्रयोग किया जाए या राजा के द्वारा अपने महल में कमी बेसी की पूर्ति की जाए। तो जमींदार इसीलिए रखा जाता था ताकि किसान से लगान वसूल सके। या जमींदार उसे भी कहा जाता था जिनके पास अथाह भंडार में जमीन होती थी, उनके पास अथाह भंडार में पैसे होते थे, उनके पास बहुत अधिक मात्रा में खजाना होता था या अन्य प्रकार के खेती बाड़ी करने के उम्दा तकनीक होती थी, उन्हें ही जमींदार कहा जाता था। जमींदार क्या हमेशा रहा? जमींदार एक रीति के द्वारा चलते रहा। जैसे कि आप जमींदार है, आपका बेटा जमींदार होगा, उसका बेटा जमींदार होगा, उसका बेटा जमींदार होगा। कभी कभी जमींदार अपनी जमींदारी बेच भी दिया करते थे। कभी कभी सरकार को अपनी जमींदारी वापस करके वह सिंपल सा किसान बन जाते थे। मुगल प्रशासनिक काल में भी जमींदार का अच्छा ओहदा रहा। ब्रिटिश शासन काल में भी जमींदारों के द्वारा किसान पर शोषण किया गया। जमींदार उसमें का बीच दलाल बन गए और किसान और ब्रिटिश सरकार मालिक और किसान क्या हो गए? एक नौकर बन गए। इसलिए उसे कहा गया, दलाल का रूप कहा गया जमींदार को। राज्य तो आप समझते हैं, जैसे कि भारत में हमारे 28 राज्य हैं, आप समझते ही हैं। उसके बाद आता है कृषि। खेती बाड़ी करने की कला को हम कृषि कहते हैं। मुगल साम्राज्य भी आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य क्या है। तो जैसे कि बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या अन्य कई ऐसे मुगल काल में आने वाले राजा सारे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत में ही आते हैं। इसीलिए उन्हें सारे राजाओं को हम मुगल साम्राज्य का एक प्रतिनिधि या एक नेता कह सकते हैं। चलिए आखिर मुगल साम्राज्य या किसान जमींदारी, यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है मुगल साम्राज्य। ना ही इस चैप्टर का नाम किसान है, ना ही इस चैप्टर का नाम जमींदार है और ना ही इस चैप्टर का नाम राज्य या कृषि या समाज है, बल्कि इस चैप्टर का नाम मुगल साम्राज्य है। जो 100 सालों तक के मुगल साम्राज्य ने किसान के साथ, जमींदार के साथ या राज्य के अंदर में किस तरीके का काम किया, बस वही बात है। मात्र 100 सालों का ही एक चैप्टर है जो 100 सालों के अंदर में मुगल साम्राज्य ने किसान के प्रति अपनी दयालुता या निर्धनता या किसी भी तरह की कठोरपन व्यवस्था कैसे अपनाया या किसानों के ऊपर कैसे अत्याचार किया, जमींदारों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया या जमींदारों के द्वारा कैसे किसानों को शोषण किया या राज्य को ऊपर बढ़ाने या राज्य को आगे बढ़ाने की कैसी कैसी तकनीक अपनाई गई, इन्हीं तकनीकों, इन्हीं बातों को हम आज इस चैप्टर में जानेंगे।
मात्र ये चैप्टर मुगल साम्राज्य कुछ खास बड़ा नहीं है, बस मुगल साम्राज्य के अंदर के मेन पॉइंट्स को आपको बताए जाएंगे। चलिए, पहला है मुगल साम्राज्य का यह कथा 16वीं और 17वीं सदी में शुरू हुआ, मतलब 16 सदी में शुरू हुआ। ऐसे तो मुगल काल जो था वह 13वीं सदी में ही आगमन हो चुकी थी भारत में, लेकिन यह कथा जो है, यह कहानी जो है, यह चैप्टर जो है, यह 16वीं सदी की है। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में रहते थे। आज नहीं, आज 62, 60 या 55, हर एक बुकों में अलग अलग तरीके से रहता है, लेकिन 60% आमतौर पर हम मान सकते हैं कि आज भी 60% भारत की आबादी गांव में रहती है और 40% शहर में रहती है। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की 85% लोग गांव में रहते थे और 15% के लोग ही शहर में रहते थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या ऐसे बड़े महानगरों में लोग निवास करते थे। इन्हीं निवास करने वाले लोगों को शहरी लोग कहा जाता था और जो 85% में लोग आते थे उन्हें ग्रामीण लोग कहा जाता था। छोटे खेतिहर, भूमिहर और सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। कह छोटे खेतिहर जिनके पास छोटे छोटे टुकड़ों में खेत था या छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ खेत अपने जमींदारी के से रूप में लिया हो या अपने भाई या अपने पिता के द्वारा भेंट लिया हो, उन छोटे छोटे टुकड़ों में जो लोग खेती बाड़ी करके अपने जीवन को यापन करते, फसल, साग, सब्जी को बोते या उसको बो करके बेचते या खाने के लिए रखते या उसी में से लगान या टैक्स जमा करते थे, उन्हीं लोगों को छोटे किसान कहा जाता था। लेकिन सिर्फ वही किसान नहीं कहलाते थे, बल्कि जमींदार, बड़े बड़े जमींदार भी किसान के ही गिनती में आते थे, क्योंकि उनका भी कार्य था खेती बाड़ी ही करना। छोटी खेतिहर जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े में भूमि होता था, वह भूमिहर संभवतः दोनों कृषि प्रदान करते, और जिनके पास बड़े बड़े टुकड़े में भूमि था वो भी किसान ही कहलाते थे। छोटे टुकड़े वाला खेती करने वाला वो भी किसान, और बड़ा टुकड़ा पर खेती करने वाला वो भी किसान था। इसका मतलब है कि किसान दोनों है, कोई छोटा किसान है तो कोई बड़ा किसान है, वो भी साग सब्जी या फसल बोता है और वो भी फसल बोता है। तो जिस तरीके से अगर उसे छोटा टुकड़ा में खेती बाड़ी है तो वो कम लगान टैक्स देता है, और वो जो बड़ा है जिसके पास वो ज़्यादा देता है, लेकिन किसान दोनों कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं छोटे टुकड़े वाले, जमीन के टुकड़े वाले किसान या बड़े टुकड़े वाले किसान, ये सारे खेतिहर या किसान कहलाते थे। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई थी। खेतिहर क्या थी? समाज की बुनियादी इकाई थी। अगर उस समय 85% ग्रामीण इलाका था तो निश्चित है कि उस समय 85% में से कम 80% लोग जरूर ही फसल को बोते और खाते या लगान वसूलते थे। अगर सोचिए उस समय किसान अगर फसल बोता ही नहीं तो आखिर भारत के अंदर में अनाज आता क्यों, कहाँ से? निश्चित है कि विदेशों से किना जाता या बाहरी देशों से मंगाया जाता था, तो महंगाई बहुत ही अधिक बढ़ जाती। इसीलिए कहा गया खेतिहर समाज की एक बुनियादी थी। जैसे कि एक घर का एक पिलर बुनियादी होता है, वह बोला जाता है ना कि आपका बुनियादी मजबूत रहेगा तो छत और 2-3 ज़्यादा मंजिल आप बना सकते हैं। तो पिलर मजबूत होना, तो देश के अंदर में अगर किसान बढ़िया तरीके से फसल उपजाएंगे तो हमारा फिर जो भारत है वही बहुत ही मजबूत रहेगा। इसीलिए कहा गया बुनियादी मजबूत किसान है। कृषि इतिहास खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई है जो गांव के ऊपर निर्भर होते हैं, जिसमें किसान रहते हैं। किसान कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। अगर शहर में किसान रहेंगे तो फिर खेती बाड़ी कैसे होगी? इसीलिए कहा गया है कि खेतिहर या किसान कहाँ रहते थे? तो गांव में रहते थे। और खेतिहरों की आबादी कितनी थी? तो 85% टोटल भारत में थी। कृषि इतिहास का एक मुख्य स्रोत है। कृषि क्या है? इतिहास का एक मुख्य स्रोत है। इसी मुख्य स्रोत के वजह से राज्य सरकार या बड़े बड़े सरकार या साम्राज्य चलता था और उस देश के अंदर में रहने वाले लोग अपने जीवन यापन इसी कृषि के माध्यम से करते थे। कृषि इतिहास के मुख्य स्रोत मुगल दरबार की निगरानी में भी लिखे गए थे। कह रहा है कि कृषि के बारे में मुगल दरबार में जितने भी यात्री आए उन सभी यात्रियों ने इसके बारे में, कृषि के बारे में लिखा। साथ में मुगल दरबार के अंदर में कृषि के कई तरीके होते थे, उन सारे तरीकों को किताब में लिखी गई थी। कृषि के कौन कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है, किस मौसम में कौन सी फसल उगाए जाते हैं, किस फसल में कौन से कीटनाशक या किस तरीके की फसल करने की तकनीक होती है, उन सारे तकनीकों के बारे में मुगल दरबार के बारे में लिखित प्रमाणित की गई थी। साथ ही में किसी प्रमाण के रूप में निगरानी भी दी जाती थी कि किस खेती में कौन सी फसल रोपी जा रही है, उस कितने कट्ठा में कितना अनाज होगा, उस अनाज में से सरकार को मतलब साम्राज्य राजा को कितना प्रतिशत दिया जाएगा और कितना किसान के पास रहेगा। अगर किसान के पास अगर घट भी जा रहा है तो राजा को किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं होती थी, बस उसे मतलब था कि हमारे खजाने में हमारा
अनाज या हमारा टैक्स आ जाए। उसके बाद आता है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज थे इस काल के स्रोत। कह रहा है कि जब गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान जो था ये सारा महानगर के रूप में मतलब बड़े बड़े नगरों के रूप में देखा गया। किसको? तो गुजरात और महाराष्ट्र को। जब गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब आ गया तो उस समय कृषि से बहुत अधिक रूप में लगान वसूला जाने लगा। आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार की आगमन कब हुई? तो ब्रिटिश सरकार की आगमन 16वीं शताब्दी में हुई। जब ब्रिटिश सरकार की आगमन 16वीं शताब्दी में हो गई तो उस समय सबसे ज़्यादा किससे शोषण किया गया? तो सबसे ज़्यादा किसानों पर शोषण किया गया, जिसका बीच का दलाल जमींदार को कहा गया। तो उस समय सबसे ज़्यादा गुजरात, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी इलाकों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से अपने कब्जे में करके अपना हुकूमत चलाने लगा, जिसके कारण यहाँ के किसान जो अनाज उगाते थे उन सारे अनाजों में से 50% हिस्सा इन ब्रिटिश सरकार को लगान या टैक्स के रूप में देने लगा। और किसान के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल भी किया जाने लगा कि अब हमें इस ब्रिटिश सरकार के चुंगल से शायद ही कोई बचा सकता है, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार बाज के पंजे की तरह उसे पकड़ा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहता ही नहीं था कि हम किसी भी तरीके से भारत को छोड़े। अगर वह भारत को छोड़ देता तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सरकार को नुकसान होता भोजन का, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ के सारे फसलों को सस्ते दामों पर खरीदा जाता था और ब्रिटिश सरकार अपने देश ले आकर भेजकर या तो व्यापार कराती थी या वहाँ के खजाने में व्यापार करके वहाँ के रुपये पैसे को इकट्ठा कर लेती थी उस फसल का। चलिए आगे जानते हैं रैयत क्या है। कर रैयत मुजरियान, खुद काश्त, पाही काश्त, किसान के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। किसानों ने कुछ ऐसे शब्द को इस्तेमाल किया जिस शब्द का नाम है रैयत। दूसरा शब्द है मुजरियान, क्या? मुजरियान। तीसरा शब्द है खुद काश्त। चौथा शब्द है पाही काश्त। यह सारा का सारा किसानों के द्वारा इस नाम का उपयोग किया गया। मॉनसून भारतीय कृषि की एक रीढ़ है। अगर भारत के अंदर मॉनसून का बदलाव नहीं हो, भारत के अंदर अगर सीजन का बदलाव नहीं हो, तो क्या हमें पता चलेगा कि कौन से मौसम में कौन से फसल को उपजाना है? या कह सकते हैं कि एक घर को बनाने के लिए जिस तरीके से एक पिलर की ज़रूरत होती है, एक फैमिली को चलाने के लिए एक पुत्र की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से फसल या किसान के लिए एक मौसम की ज़रूरत होती है। अगर समय समय पर मौसम का बदलाव नहीं हो तो शायद किसान अपनी फसल को सही ढंग से उपज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि धान की फसल करने के लिए हमेशा किसान बरसात का या बारिश का इंतजार करता है कि बारिश होगी, खेत में पानी लगेगा, तभी धान बोया जाएगा। लास्ट में जब बारिश नहीं होती है तो उस समय किसान क्या करता है? पंपी सेट, नाला या किसी भी तरीके के पानी का उपयोग करके उसमें फसल को लास्ट में बोता है। लेकिन शुरू में वह किसान पहले बारिश का इंतजार करता है ताकि बारिश के पानी से हम सही ढंग से उसका इस्तेमाल कर सके। बारिश का पानी के इस्तेमाल करने का बहुत से फायदे हैं। पहला तो किसान को मेहनत नहीं करना पड़ता है पंपी सेट या नहर नलकूप से। दूसरा, पंपी सेट चलाने या नहर कूप में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा उनका बच जाता है। अब मनचाहा तरीके से बारिश होने से कारण उनके खेतों में खूब पानी भर जाता है, जिससे उनकी मिट्टी में नमी आ जाती है और जिससे आसानी से वह धान को डूब सकते हैं। तो इसलिए वह कहा गया कि मानसून एक कृषि के लिए रीढ़ का काम होता है कि किसान को मौसम का एक रूप जो है वो रीढ़ माना गया है। रीढ़ क्यों माना गया? मान लिया कि क्या मौसम सही समय पर वर्षा नहीं हुई तो क्या फसल नहीं होगा? फसल होती है पर वो वैसी उपज नहीं हो पाती है, क्योंकि नहर नलकूप का पानी ज़्यादा था भंडार में नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको चलाने या उसको लेने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मानसून को किसान के लिए एक रीढ़ माना गया है। दूसरे रूप में देखा जाए तो मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती है। पहला एक है जो खरीफ और दूसरा जो है रबी फसल। खरीफ फसल, रबी फसल, जायदा फसल भी होता है लेकिन तीसरा है, लेकिन दो मुख्य माना गया है, एक रबी और दूसरा खरीफ। चलिए जानते हैं कि खरीफ कब बोया जाता है। तो खरीफ पतझड़ के मौसम में, एटम सीजन में, मतलब पतझड़ के मौसम में
खरीफ फसल बोए जाते हैं, खरीफ फसल। दूसरा है रबी फसल, यह बसंत के मौसम में मतलब बारिश के मौसम में यह फसल उपजाए जाते हैं। मध्यकाल में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। मध्यकाल में कृषि जो है वह वर्षा पर निर्भर करती है, मतलब पुराने ज़माने में मुगल साम्राज्य के बाद समय या ब्रिटिश काल के समय या उससे पहले बहुत पहले भी या ईसा पूर्व में भी उस समय किसान लोग अपनी फसल की उपज किस चीज़ पर निर्भर करते थे, तो वह बारिश के पानी पर निर्भर करते थे कि बारिश की पानी होगी तो उस समय फसल बोए जाएंगे। मध्यकाल में या पुरातन काल में कृषि जो था वह वर्षा पर निर्भर होती थी। सिंचाई भी वर्षा पर निर्भर के लिए की जाती थी कि उस समय कृत्रिम उपाय किए जाते थे कि कैसे फसल हो। उस समय अगर समय पर बारिश नहीं होती थी तो इंद्र देव की पूजा की जाती थी, कई प्रकार के यज्ञ कराए जाते थे ताकि सही समय पर वर्षा हो सके। अगर सही समय पर वर्षा होगी तो हमारी फसल की उपज भी अच्छी होगी और हमारी फसल भी अच्छे होंगे। कृत्रिम उपाय भी अपनाए जाते थे। शहर द्वारा कुओं और पानी को निकालकर नहर द्वारा बहाए जाते थे। अगर सही समय पर वर्षा नहीं होती थी तो नहर के जरिए पानी निकाल करके, कुओं के जरिए पानी निकाल करके वह नालों के द्वारा प्रवेश करके वह खेतों तक प्रवाह किया जाता था ताकि लोगों को सही समय पर पानी मिल सके और उनकी खेती बाड़ी में कोई कमी न रहे। तो राजा इसकी कई व्यवस्थाएं भी किया हुआ था। जगह जगह नल, नहर, कूप की व्यवस्था की गई थी ताकि अगर किसी समय बारिश की अकाल पड़ जाए तो या बारिश न हो तो उस समय पानी नहर के जरिए प्रवाह करके खेती बाड़ी कराई जा सके। मध्यकालीन में भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए ही नहीं बल्कि देश को उजागर करने के लिए भी इसका मुख्य स्रोत माना जाता है। मध्यकाल में भारत सिर्फ कृषि भोजन की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती थी बल्कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत के नागरिक, भारत के लोग कृषि इसलिए करते थे ताकि हमारे भारत के लोग भी खुशहाल रहे, भारत का साम्राज्य खुशहाल रहे और साथ में जरूरत पड़ने पर भारत इस फसल का व्यापार भी करके दूसरे देशों में भेज सके। मध्यकाल में भारत खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए ही नहीं बल्कि स्रोतों को अक्सर जिनसे कामिल या सर्वोत्तम फसलों को उगाना या नए नए फसलों की उपज कराना, साथ में कई प्रकार के अन्य फसल जैसे गन्ना, कपास जैसे नकदी फसल, मोटे फसल, इन फसलों का भी निर्माण किया गया ताकि इन फसलों का भी उपयोग करके विदेशों में या दूसरे देशों में भेजा जाए या हम लोग उसका उपयोग कर सके। जैसे गन्ना क्या है, गन्ना से चीनी बनता है, गुड़ बनता है। सिर्फ हम लोग गन्ना बोते हैं पर उस गन्ना को मशीन में डालने के बाद हमें उसका रस या उसका चीनी या उसकी गुड़ की प्राप्ति हो जाती है। तो आज हम उसका चीनी खाते, ऐसा तो नहीं है गन्ना लिए काट करके चाय में डाल करके उबाल करके पी गए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो अगर गन्ना नहीं होता तो गुड़ नहीं होता, चीनी नहीं होता या गन्ना से और भी कई चीज़ बनाए जाते, वो सारे चीज़ नहीं होते। उसके बाद आता है कपास। कपास नहीं होता तो हम लोग सूती वस्त्र का उपयोग नहीं कर पाते। मोटे फसल में जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, उसके बाद से आपको अन्य फसल मोटे फसल में आ जाएंगे। वो सारे फसल अगर नहीं होता तो शायद पुराने ज़माने में लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। आज तो बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाता है। उसके बाद से आता है फसल के निर्माण में दलहन और तेलहन फसल भी काफ़ी मुख्य रूप से माना जाता है। दलहन फसल जिसमें रहर, मसूर, मूंग या बकला ये सारे फसलों को बोए जाते हैं। तिलहन फसल सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, तीसी हो गया, उसी तरीके से कई और भी फसल है जिससे तेल की उपज की जाती है। यह नकदी फसलों में आते हैं क्योंकि इनको कच्चा भी बेचा जा सकता है और उनका तेल निकाल करके भी बेचा जा सकता है। जैसे तीसी का तेल होता है, तेल भी बेचाता है और तीसी भी बेचाता है। सूरजमुखी भी बेचाता है और सूरजमुखी का फूल भी बेचाता है, उसके तेल भी बेचाते हैं। सोयाबीन के बीज भी आपको बिकते हैं, सोयाबीन भी बिक जाता है और सोयाबीन के तेल भी बिक जाते हैं। तो ये नकदी फसल ये कहीं भी बिक जाता है। उसके बाद आता है कपास। भी कई प्रकार के कपास उगाए जाते थे। कपास, पटसन, इन सारे का उपयोग पुराने ज़माने में की जाती थी और आज भी इसका उपयोग की जाती है। जबकि बंगाल में चीनी के लिए मशहूर माना जाता था। उस ज़माने में मध्यकाल में ज़मींदार के द्वारा जो गन्ना उपजाए जाते थे उसमें सबसे ज़्यादा गन्ना बंगाल के लोगों द्वारा उपजाए जाते थे और जो भी भारत के अंदर में गन्ना उपजाए जाते थे वह बंगाल भेज दिए जाते थे ताकि बंगाल मशहूर था चीनी के लिए। वहाँ पे बड़े बड़े मशीन थे जो गन्ना के जरिए मशीनों का उपज, गन्ना के जरिए गन्ना जो था वह मशीनों के जरिए चीनी का उपज करता था।
चलिए अब आगे जानते हैं कि मध्यकाल में और भी कई फसलें का उपज हुआ, जैसे टमाटर, आलू, मिर्च, सब्जियां या अनाज, पपीता भारत में नई दुनिया में लाए गए थे। मध्यकाल के बाद लोग दूसरे देशों से इन सारे चीज़ों का बीज लाया गया, जैसे टमाटर का बीज, आलू का बीज, मिर्च का बीज, कई प्रकार के सब्जी का बीज, साथ ही साथ पपीता के बीज दूसरे दुनिया से ला करके भारत में इसकी उपज कराई गई। इसीलिए इसे कहा गया है टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां, अनानास, पपीता भारत में नई दुनिया के द्वारा खोज की गई। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे, ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे, जिसमें पहला आता है खेतिहर उसे कहा गया है जो जिनकी बपौती हो, मतलब बाप के द्वारा, पिता के द्वारा जमीन मिला हो और फिर वह अपनी जमीन अपने पुत्र के द्वारा और सारे लोग खेत पर ही निर्भर हो, उसे ही हम खेतिहर कहते हैं। खेतिहर किसे कहते हैं? जो सिर्फ खेत के द्वारा ही हर वस्तु को, हर अनाज को उपजाता हो और उसी का भरण पोषण से वो अपना परिवार चलाता हो, उसे हम खेतिहर कहते हैं। उसके बाद आप जानेंगे खेतिहर के बाद किसान उसे कहा जाता है जो खेती बाड़ी करे, समय पर बेच भी दे और समय पर खरीद भी ले। उसके बाद आता है पंचायत और गांव और मुखिया क्या है, तो पंचायत उसे कहा जाता है जब जब सैकड़ों की संख्या में आबादी हो जाती है तो उसमें एक सरपंच चुना जाता है। वह सरपंच का कार्य क्या होता है कि गाँव में किसी भी तरीके के वाद विवाद को सुलह कराना, अगर उनसे सुलह नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी तक पहुँचाने का कार्य पंचायत का होता है। उसी सरपंच से बड़ा जो पंचायत में एक मुखिया भी होता है जो सरपंच से बड़ा होता है। अगर सरपंच के पास कोई भी मामला सुलह नहीं होता है तो वह मुखिया के पास जाता है, मुखिया उसको सुलह करने का प्रयास करता है। अगर सुलह नहीं होता है तो वह थाना या कोर्ट कचहरी में उसको पूरा इजाजत है वह भेज सकता है दोनों पार्टी को। समकालीन रचनाएं, जंगल में रहने वाले जंगली शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं सदी में मारवाड़ लिखी जाती थी, जो एक किताब है, मारवाड़ी लिखी जाती थी जो एक किताब है। यह किताब राजपूतों के द्वारा की गई जिसमें किसानों का चर्चा किया गया। इस किताब में किसानों को चर्चा किया गया जो राजपूतों के द्वारा लिखी गई, उसी राजपूतों को हम मारवाड़ी या मारवाड़ भी कहा जाता है। जिन गांवों में कई जाति के लोग रहते हैं उसे अक्सर हम पंचायत या पंचायत कहते हैं। मान लिया पंचायत में सिर्फ एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म नहीं रहते, बल्कि उस गांव में सारे समुदाय के लोग रहते हैं, उसे ही हम पंचायत कहते हैं। जैसे आपका गांव, मेरा गांव, ये सारा एक पंचायत के रूप में आता है जिसमें कई समुदाय, कई जाति, कई धर्म के लोग रहते हैं, निवेश करते हैं और सारा लोग अपना अपना भरण पोषण करने के लिए किसी न किसी कार्य पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इसे हम पंचायत कहते हैं। जिन गांवों में कई जाति के लोग रहते हैं अक्सर उसे पंचायत कही जाती है। ग्राम पंचायत के अलावा ग्राम में हर जाति की पंचायत भी हो जाती है। ग्राम पंचायत के द्वारा हर जाति की क्या हो जाती है? पंचायत भी हो जाती है। अगर सारे धर्म के लोग नहीं रहेंगे तो फिर पंचायत सही ढंग से नहीं होगा, एक पक्ष के जरिए नहीं होगा, वह जिसके पहचान के होंगे उसके तरफ से पलड़ा गिर जाएगा और पंचायती एक तरफा हो जाएगी। इसीलिए सारे समुदाय के रहने वाले लोग ही पंचायत में बैठते हैं, ताकि किसी का दोस्त हो, ताकि किसी का दुश्मन हो, ताकि कोई किसी का नहीं हो, ताकि एक नजरिया सारे लोगों को देखा जा सके। ग्राम पंचायत के अलावा हर गांव में जाति अपनी पंचायत होती है। ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच सिर्फ फर्क करना मुश्किल होता है। ग्रामीण समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसको बांटना काफ़ी मुश्किल होता है कि ये आप इस समुदाय के आप इस गांव में रहिए, आप इस समुदाय के इस गांव में रहिए, आप उस समुदाय के उस गांव में रहिए। ऐसा गांव में नहीं होता है, क्योंकि गांव के लोग सभी मिलजुल कर रहते हैं, तभी तो पंचायत होता है। एक पंचायत में सिर्फ एक धर्म के सरपंच नहीं बैठता है, एक धर्म के पंच नहीं बैठता है, बल्कि कई धर्मों के लोग पंच बैठते हैं ताकि सही निर्णय की जा सके। कृषि समाज में महिलाओं को मर्द और साथ कंधे से कंधे मिलाकर खेतों में काम करने, बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ काफी फसल उगाने या दाना निकालने का भी काम किया जाता है या काम करती थी। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती थी, जैसे खेती बाड़ी करना, निराई करना, कटाई करना, बुआई करना या फसल से दाना छुड़ाना। इन सारे कामों में महिलाएं पुरुष का हाथ बटाती थी ताकि सही समय पर फसल बोई जा सके, काटी जा सके, निराई की जा सके या बरसात से उस फसल को बचाई जा सके दाने को छुड़ाने के समय। तो पुरुष के साथ महिलाएं कदम से कदम चल करके फसल बोने, काटने और निराई करने में मदद करती थी। जमींदार द्वारा राज्य को किस खास किस्म की सेवाएं दी जाती थी? तो जमींदार द्वारा राज्य को खास किस्म की ये इजाफा दी जाती थी कि जमींदार उन
से लगान और टैक्स तो वसूलता था, लेकिन साथ ही साथ में उन्हें हिफाजत भी करता था। उनको किसी भी तरीके की परेशानी होती थी तो वह जमींदार के पास आकर अपनी पीड़ा को सुनाते और जमींदार का पूरा हक बनता था कि उस किसान का वह मदद करे ताकि वह किसी भी तरीके की परेशानी को झेले नहीं। जमींदारों को व्यक्तिगत जमीन मालिकियत कहा जाता था। कह रहा है कि जो जमींदार जिस जमींदार को बाप के जरिए, उसके पिता के जरिए अनाज में खेत मिलता था और फिर वह पुत्र को देता था, फिर उसका पुत्र उसके पुत्र को देता था, तो वैसे जमींदार को मालिकियत जमींदार कहा जाता था, क्योंकि उसको मालिक के द्वारा मतलब उसके पिता के द्वारा ही मिलते आ रहा है। या दूसरे रूप में कह सकते हैं मालिकियत जमींदार उसे कहा गया, एक राजा के द्वारा उस जमींदार को कुछ एरिया दे दिया गया हो और कहा गया कि तुम इसके मालिक हो, हमको इस जमीन से कोई मतलब नहीं, बस तुम इसका टैक्स हमारे खजाने में जमा कर दो। तो उस समय भी उस जमींदार को मालिकाना हुकूमत मिल जाता था कि अब उस जमीन का मालिक जमींदार है। मुगल कालीन में गांवों में रासायनिक संबंध का प्रीपीड के रूप में किया जाता। मुगल काल में सामाजिक रूप में करें, मुगल काल गांवों में सामाजिक संबंध होते थे। सभी किसी भी धर्म के हो, सभी लोग, उससे मतलब नहीं होता, सभी लोग एक परिवार की तरह मिलकर रहते थे और अपना भरण पोषण करते थे, हर सुख दुख में शामिल भी होते थे। मध्यकालीन में भू राजस्व का इंतजाम 2 चरणों में किया गया। कह रहा है कि मध्यकाल में पुराने जमाने में साम्राज्य के द्वारा किसानों को 2 रूपों में देखा गया। पहला जो था वह निर्धारण और दूसरा जो था वास्तविक वसूली। निर्धारण का मतलब हो गया कि आप किसान हैं, हम आपके जमीन को देखें, आपका जमीन 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा में अगर 5 कुंटल अनाज होता है तो किसान को कह दिया गया कि आपको उसमें से 40% सरकार मतलब राजा के घर में टैक्स के रूप में जमा कर देना है। अब उसमें से 40% हटा लीजिए, मतलब लगभग 2 कुंटल अनाज आपको खजाने में जमा कर देना। तो ये निर्धारण हो गया। उसके बाद वास्तविक वसूली, सही समय पर अगर आप वसूली में जमा नहीं कर पाए तो जमींदार अपने लठबाजों को मतलब अपने आदमी और अपने मुनीम को भेजता और या तो आपसे जमीन छीन लेता या आपसे वह टैक्स को वसूल करके वापस ले आता था कुछ मुआवजा के साथ। तो इसीलिए कहा गया कि मध्यकालीन में भू राजस्व का इंतजाम 2 चरणों में किया गया। एक निर्धारण, जो आपके ऊपर टैक्स रखा जा रहा है या आपके ऊपर कुछ प्रतिशत रखे जा रहे हैं, उसे हम निर्धारण कहते हैं, और वास्तविक समय पर दे देना, सही समय पर दे देना, अन्यथा जमींदारों के द्वारा जबरन आपसे वसूला जाता था। कृषक ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग था। कृषक कौन था? तो ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग था। अगर किसान नहीं होते तो लगभग भारत में अनाज नहीं होता, लगभग भारत के लोग भूखे मर जाते या आबादी ही नहीं बढ़ती। इसीलिए कहा गया कृषक जो थे वह ग्रामीण समाज का एक मुख्य अंग थे। अगर ग्रामीण समाज में किसान कार्य नहीं करते तो फिर ग्रामीण समाज से शहरी इलाकों में लोगों के पास अनाज नहीं आती। और यह भी कहा गया कि कृषक ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग है, उससे वसूले गए राजस्व प्रशासन प्रणाली के द्वारा वसूला जाता था, क्योंकि राजा के द्वारा भेजे गए सैनिक जो होते थे वह प्रशासन कहलाते थे। प्रशासन सही समय पर आती और आपसे लगान या टैक्स जो भी कहिए उसे वसूल करके राजा के खजाने में जमा कर देती थी। यह एक प्रशासनिक सेवा था जो सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा चलाया गया था। यह इटली के मुसाफिर जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा, और उसने इस सजीव चित्र पेश किया कि जिस तरह चांदी तमाम दुनिया में होकर भारत पहुंचती है, उसी तरीके से भारत के अंदर में कृषि का जो अंग है, कृषि करने का जो तकनीक है, वह भारत के प्रत्येक अंग तक बसा हुआ है। मतलब भारत के 85% गाँव में रहते, भारत की आबादी 85% थी उस समय गांव में, जो कृषि पर निर्भर था। तो उन्होंने इटली के एक मुसाफिर मतलब यात्री ने कहा कि भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है कि यहाँ पे चांदी कई देशों से होकर के गुजरती है। उसी तरीके से भारत का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे कृषि नहीं होती हो, और उन जगहों पर कृषि के प्रत्येक अंग भरे पड़े हुए हैं, जिसके कारण से कृषि करना बहुत ही आसान है और कई तकनीक के जरिए कई फसल को उगाना भी बहुत आसान होता है। पशुपालन कृषि में ही आता है, वह मछली पालन हो,
मत्स्य पालन वही मछली पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, घोड़ा पालन, खरगोश पालन, ये सारा पशुपालन में ही आता है। करे पशुपालन और बागवानी में जैसे लीची, जामुन, आम, अमरूद, अनानास, केला, उसके बाद से हो गया तरबूज, खरबूज, फूट, ये सारे क्या आते हैं, बागवानी फसल में आते हैं। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहिर और गुज्जर, अहिर मतलब यादव और गुज्जर मतलब भी वही होता है, और माली जैसे जातियां सामाजिक सीढ़ी के ऊपर बढ़ रहे थे। कृषि क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रगति हुई तो वह प्रगति हुई गुज्जर लोगों को, यादव, अहिर लोगों को और माली लोगों को। माली बागवानी में आम, सब्जी या केला या अन्य प्रकार के फल फ्रूट्स को बोता था। गुज्जर और अहिर, गुज्जर जो होते थे वह इन फसल को भी बोते थे और मत्स्य पालन भी करते थे। अहिर जो था वह भैंस गाय को पालता पोसता, जिससे उसे दूध की डेयरी खुलती थी, जिससे दूध वह बेचता और बेचने के कारण उसे मुनाफा अधिक होता था। तो कृषि प्रधान देशों में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रगति किया खेती में तो वह जो था वो अहिर था, गुज्जर था और माली था, जिन्होंने फसल और बागवानी के रूप में या पशुपालन के रूप में काफी प्रगति की और यह सामाजिक सीढ़ी से बहुत ही ऊपर उठ गए। जजमानी 18वीं सदी के स्रोत बताती है, जजमानी 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार लोहार, बढ़ई, सोनार आदि की सेवा के बदले में रोज भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। जजमानी किसे कहा गया, तो जजमानी की आगमन 18वीं सदी में हुई। जजमानी की आगमन कब हुई, तो 18वीं शताब्दी में हुई। इस 18वीं शताब्दी में किसका भागीरथ था, तो जमींदार के रूप में लोहार को देखा गया, बढ़ई को देखा गया, सुनार को देखा गया, जो रोजाना कार्य करके रोज भत्ता लेते थे, मतलब मजदूरी लेकर के अपने भरण पोषण करते या अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ताकतवर लोग, ताकतवर मतलब मजबूत लोग किसे कहा गया, कह रहे ताकतवर लोग गांव के मसालों के पर फैसले लेते थे कि गांव का मसाला, कौन सी मसाला किस सीजन में बोना है और अगर किस किसान के पास कौन सा मसाला है, इस मसाला को कहाँ बेचना है और कितने रेट में बेचना है, कितना इसका कीमत होना चाहिए, किस व्यक्ति को देने से मुनाफा हो सकता है और किसको देने से घाटा लग सकता है। तो इसका निर्णय कौन लेता था, तो वह ताकतवर लोग, मतलब समाज के बड़े ओहदे वाले लोग जैसे सरपंच या बड़े जमींदार लोग या बड़े ओहदे वाले लोग या बहुत ही मजबूत लोग इसका निर्णय लेते थे। ताकतवर लोग फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण किया जाता था। ताकतवर लोग सोचते थे चलो किसान बोया है, 30 रुपए का सामान है, चलो 20 रुपया दे दो, 20 में नहीं दोगे तुमसे कोई फसल नहीं खरीदेगा। किसान मजबूरन उन्हें 20 रुपया देता था और वही जमींदार या ताकतवर लोग क्या करते थे, उसे 40 के भाव में दूसरे जगहों पर बेच आते थे या बाद में समय आने पर जब किसान के पास नहीं होता था उसी किसान से 40 रुपये के भाव में बेच देते थे, जिससे किसानों का शोषण किया जाता था या छोटे वर्गों का। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है। करें मनसबदारी व्यवस्था एक मुगल प्रशासनिक के द्वारा लगाया गया है। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था, जो मुगल प्रशासन के द्वारा इस व्यवस्था को लागू की गई थी, जो नौकरशाही के तंत्र में इस मनसबदारी को नौकरशाही तंत्र भी कहा जाता था, जिस राज्य के अंतर्गत में सैनिक और नागरिकों के मामले जिम्मेदार थे। मतलब सैनिक जो थे वह किसानों से लगान वसूलते थे। मनसबदारी व्यवस्था में, मनसबदारी व्यवस्था क्या था, तो मनसबदारी व्यवस्था मतलब मनसौदारी मतलब मनस, मानव के द्वारा, मानव तो राजा भी था लेकिन मानव के द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे मनसबदारी व्यवस्था कहा गया। राजा ने कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों को, प्रशासन को खड़ा कर दिया कि आप सही समय पर किसानों के जरिए या किसानों से आप सही समय पर लगान या टैक्स वसूल करके आप साम्राज्य के खजाने में जमा करें। उस वसूलने की व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है। छोटे गणराज्य जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करके रहते थे। ग्रामीण इलाकों में सभी जाति, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के कृषि करते, एक खेत दूसरे खेतों में जुड़ा रहता था, साथ में एक परिवार दूसरे का मदद, वो परिवार उसका मदद कर करके कृषि करते थे। इसीलिए कहा गया छोटे गणराज्यों में, मतलब छोटे छोटे राज्यों में जहाँ लोग सामूहिक स्तर पर समूह बना करके, चले पहले आपका खेती हो जाता है, फिर इसके बाद सब लोग मिलकर के मेरा खेती कर देंगे, फिर हम लोग मिलकर के इनका खेती कर देंगे। तो इस तरीके से सामूहिक स्तर पर लोग एक साथ मिलकर के
खेती करते थे, जिससे भाईचारे और श्रम का बंटवारा हो जाता था। सभी भाईचारे के साथ मिलकर के फसल बोते काटते थे, जिससे श्रम का बंटवारा हो जाता था, जिससे मेहनत कम होता था। उसके बाद आता है इस काल में जमीन की बहुआयात मजदूरों की मौजूदगी हो गई। कह रहा है इस जमीन में काफ़ी लोगों की मौजूदगी हो गई, जैसे जमींदार हो गए, सैनिक हो गया, मुनीम हो गया, कर वसूलने वाला लठबाज हो गया, या अन्य लोगों ने भी इस मनसबदारी व्यवस्था में चोरी चपाटी करने लगा। जैसे कि राजा के द्वारा 50% मांगा, 40% मांगा गया, राजा के जरिए 40% मांगा गया, मजदूर क्या करेगा अब जमींदार, अब 50% किसानों के द्वारा वसूलेगा, 40% राजा के खजाने में जमा करेगा, 10% में 2% लठबाज को देगा, 8% खुद रख लेता था। इसलिए इसमें चोरी भी बहुत अधिक होने लगी। उसके बाद आता है जमा निर्धारित रकम। कह रहा है कि सही समय पर जिस व्यक्ति का जमा निर्धारित रकम नहीं जमा होता था उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। मान लिया कहा गया था कि आप सही समय पर जमा करें, अन्यथा अगर सही समय पर और सही कीमत पर अगर जमा नहीं करेंगे तो आपके खेती को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा और दूसरे किसानों को दे दिया जाएगा। जैसे मान लिया अगर आपका फसल सही समय से नहीं बोते हैं, फसल में लेट हो गया, तो आप जानिए सही से अगर आपको 40% देना है लेकिन 40% अनाज हुआ तो क्या होगा कि आपको उसमें से पूरा का पूरा सरकार के घराने में तो राजा घराने में जमा होगा, लेकिन आप कहिएगा नहीं हम इसमें से 40% देंगे, तो संभवतः जमींदार नहीं मानते थे और आपकी जमीन और जमींदारी दोनों छीन लेते थे और दूसरे किसानों को सौंप देते थे। राजस्व वसूल करने के लिए जगह जगह अधिकारी बनाए गए थे, अधिकारी बैठाए गए थे, जिसे आमिल गुजार कहा जाता था। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण कराया, मतलब अकबर ने छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ करके बड़ा बड़ा टुकड़ा भूमि का बनाया ताकि लोग खेती बाड़ी अच्छे से कर सके। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण कराया और उनके अनुसार राजस्व का निर्धारित कर दिया कि पोलज, उसके बाद परौती, चच्चर और बंजर, इन सारे इलाकों में अलग अलग तरीके से फसल बोए जाएंगे। कोई भी ज़मीन खाली नहीं रहेगा, अन्यथा ज़मीन खाली रहेगा तो लोग या साम्राज्य के खजाने में खजाना कम गिरेगा। उसके बाद आता है अकबरनामा। अकबर के बारे में लिखी गई कथाएं को अकबरनामा कहते हैं। अकबर के काल में अबू फजल के द्वारा 3 जिल्दों में अकबरनामा क्या है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर की आत्मकथा या अकबर के साम्राज्य में किस तरीके की व्यवस्था थी, इन 3 व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं को अबू फजल के द्वारा लिखी गई किताब को अकबरनामा कहते हैं। अबू फजल ने अकबर के काल में अकबर की सारी आत्मकथा से लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के अन्य क्रियाकलाप को उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा। उस ग्रंथ का नाम अकबरनामा है। अकबरनामा अकबर के काल का अबू फजल द्वारा 3 जिल्दों में रचा गया। अकबरनामा को कितने भागों में रचा गया? 3 जिल्दों में रचा गया। ऐतिहासिक एक दास्तावेज है, मतलब ग्रंथ भी कह सकते हैं। आईने अकबरी इसी का एक भाग है जिसको 5 भागों में बांटा गया। अकबरनामा के 3 भाग या 3 रूपों में बनाया गया, या कह सकते हैं कि अकबरनामा को 3 जिल्दों में रचा गया। इसी अकबरनामा का एक अंग जो है वह आईने अकबरी है। इसी आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। करा 5 भागों में अब करा संकलित की गई है। आईने में अकबर के दरबार के बारे में, पहला जो है अकबर के दरबार में अकबर के 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में किस तरीके काम काज होते थे, तो पहले में अकबर के दरबार, दूसरा में प्रशासन व्यवस्था, तीसरा में सेना का कैसे गठन किया जाता है, चौथा जो था वह राजस्व के स्रोत के बारे में, 5वां जो था वह भूगोल के बारे में कि साम्राज्य को कैसे रखा जाए, प्रांतों के भूगोल के बारे में। इसी तरीके से करीबन बहुत से ऐसे चीज़ जो थे वो अकबरनामा में या आईने अकबरी में लिखे गए थे और जोड़े गए थे। यह एक सांस्कृतिक धार्मिक रिवाज के द्वारा भी इसे बनाया गया था ताकि किसी भी समुदाय के लोगों को किसी भी तरीके का चोट न पहुँचे। ये सारे समुदाय के लिए था, ये सारे लोग के लिए था, ये सारे किसानों के लिए इसकी कथा लिखी गई थी। आईने में जोड़ संबंधी गलतियां और संख्यात्मक आंकड़ों की विषमताएं भी पाई गई है। कह रहा कि आईने अकबरी में कुछ गलत बातें भी लिखी गई है जो गलतियां पाई गई है। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किया गया जिसमें पोलज कहा गया। पोलज का मतलब होता है वैसा जमीन जिसपे अनाज बहुत कम उगता है या अधिक भंडार में उगता है, मतलब मध्यम वर्ग का जमीन नहीं। अकबर के शासन के में भूमि का वर्गीकरण पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक फसल बोया जाता है, जैसे अधिक फसल बोया जाता है या एक के बाद
एक फसल बोया जाता है, जिसके कारण उर्वरकता शक्ति कम पड़ जाती है, जिससे फसल कम होता है। तो पोलज उसे कहा जाता है वैसा जमीन जो एक के बाद एक फसल तुरंत बो दिया जाता है। पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती है, जिसे कभी खाली नहीं या पड़ती नहीं छोड़ा जाता है। प्रति जमीन क्या है? कह रहा प्रति जमीन वैसा जमीन जो एक बार फसल बोने के बाद उसमें कमी, उसके उर्वरकता शक्ति में कमी आ जाए, जो 2-4 सालों तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि वर्षा की पानी उसमें अवशोषित हो जाए, उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ जाए, वैसे जमीन को प्रति जमीन कहा जाता है, ताकि वह अपनी खेती की ताकत वापस लौटा सके और अपनी ताकत वापस ले सके। चचर जमीन भी वही कहलाती है। जो 3 या 4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाए उसे चचर कहते हैं। जो 1 से 2 सालों तक छोड़ दिया जाए उसे प्रति कहते हैं। जिसे बंजर जमीन उसे कहा जाता है जिस पर एक बार फसल होने के बाद दोबारा उस पर खेती नहीं की जा सके सालों भर, या 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसे बंजर जमीन कहा जाता है। 5 वर्षों से ज़्यादा जिस पर खेती नहीं की गई हो उसे हम बंजर जमीन कहते हैं। तो लगभग ये चैप्टर लगभग अंत तक पहुंच गया। चलिए कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं कि किसान कृषि को खोज कब की गई। तो यह भौगोलिक जमाने में ही किसानों के द्वारा कृषि का उत्पादन किया गया। ऐतिहासिक स्रोत में क्या है? तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस चैप्टर में कह सकते हैं कि आईने अकबरी है, जो अकबरनामा का एक अंग है। अकबरनामा को 3 जिलों में बांटा गया और आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कह रहा है कि मध्यकाल में शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत है? तो 15, और ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत थी? तो 85%। 15% में कुछ 2 राज्यों के नाम बताएं। तो पहला गुजरात और दूसरा मुंबई आता है। किसान और उनकी ज़मीन क्या थी? तो किसान उनकी खेती करने के लिए थी और ज़मींदार उन खेतियों पर लगान या टैक्स वसूल करके राजा या साम्राज्य को जमा करते थे। इन दोनों का कार्य यही होता था। सिंचाई के तकनीक क्या थे? तो सिंचाई कृषि का एक विस्तार रूप था। कृषि को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता था। और दूसरी बात, किसान का कृषि मॉनसून पर निर्भर होता था, इसीलिए कहा गया मॉनसून जो है एक रीढ़ है किसानों के लिए। अगर रीढ़ किसी व्यक्ति का टूट जाता है, ये स्पाइनल टूट जाता है, तो क्या वह व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, वह हमेशा झुक करके रहता है, सोए रहता है। इसलिए किसान में अगर सही समय पर वर्षा नहीं है तो सही समय पर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? फसल अच्छी आगमन नहीं कर पाएगी। उसके बाद कह रहा कि फसल का भरमार, फसल की भरमार कब होती है? तो पोलज में फसल की भरमार हो जाती है, क्योंकि उसमें कभी खाली जमीन नहीं छोड़ा जाता, एक के बाद एक फसल को बोया जाता है। पोलज में 2 चीज मुख्यतः पाई जाती है, एक रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल। एक बसंत के मौसम में होता है, दूसरा पतझड़ के मौसम में होता है। उसके बाद फसलों को भरमार उपयोग करने के लिए यूरिया और कई प्रकार के खाद का भी उपयोग किया जाता था। ग्रामीण समुदाय में सरपंच को उत्तम माना जाता था, जिसमें सारे समुदाय के लोग मिलकर के जिस गांव में रहते थे उसी में सरपंच या पंच भी या पंचायत कहा जाता था। उसके बाद जाति की अवहेलना को रोकने के लिए कई दायित्वों को निभाने के लिए सरपंच बनाया गया और मुखिया बनाया गया। इसी सरपंच और मुखिया का कार्य होता था गांव में किसी भी तरीके के वाद विवाद का सुलह कराना, ताकि किसी भी तरीके की झगड़ा न हो सके। ग्रामीण दस्तकार, ग्रामीण दस्तकार का क्या कार्य था? दस्तकारों का अधिकांश संख्या गाँव में होना या मुखिया या सरपंच के द्वारा किसी भी अच्छे कार्य का निर्णय लेना, उसी को हम ग्रामीण दस्तकार कहते हैं। एक छोटा गणराज्य किसे कहा गया? तो सामाजिक लिंग के नाम पर समाज का बंटवारा करना, इसे छोटा गणराज्य के रूप में कहा जाता है। जैसे कर्नाटक को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, सभी जगहों पर अपने अपने एक जाति के रूप में होते हैं जो उस भाषा पर आधारित होते हैं। कृषि समाज में महिलाओं का क्या योगदान था? कृषि समाज में महिलाओं का योगदान था कि पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके खेती बाड़ी करना, निराई, बुआई, कटाई या दाना छुड़ाना, इन सारे कार्यों में मदद करते थे। इसीलिए कृषि में महिलाओं का मुख्य भूमिका खेती करने का था, जो पुरुषों के साथ मिलकर के कार्य करते थे। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में महिलाएं सुरक्षित करना कि हम किसी भी तरीके से महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। कुपोषण का शिकार होने से बचाना या मृत्यु दर को घटाना, क्योंकि मध्यकाल में स्त्रियों को अगर बच्चा सही समय पर नहीं होता था तो उसे कलंकित कर दिया जाता था कि वह बाज है। दूसरे रूप में स्त्रियों को बार बार अगर बेटी होता था तो उसे भी कलंकित कर दिया जाता था कि यह मनहूस है, और स्त्रियों का वध किया जाने लगा, मारा जाने लगा, या मतलब एबॉर्शन करा देना या बच्चे को पेट में ही मार देना, ऐसी क्रियाकलाप की जाती थी मध्यकाल में। महिलाओं के द्वारा न्याय के रूप में किसे कहा गया? तो पंचायत को कहा गया। हिंदू मुस्लिम के द्वारा न्याय की पंचायत कहाँ की जाती थी? तो सभा में की जाती थी। हिंदू मुस्लिम के महिलाओं की जमींदारी का उत्तराधिकारी के रूप किसे निर्णय लेना पड़ता था? तो पंचायत और मुखिया को लेना पड़ता था।
जंगल और कबीले कहाँ होते थे? ग्रामीण इलाके में होते थे। जंगल और कबीले कभी भी शहरी इलाके में नहीं हो सकते। बसे हुए गांव कहाँ होते थे? तो ग्रामीण इलाके में होते थे। बसे हुए गांव की कितनी प्रतिशत क्षमता थी? तो 85% की क्षमता अकेले गांव ही रखी हुई थी। जो लोग जंगल में भी रहते थे, शिकार करते थे, पशुपालन, मत्स्य पालन या अन्य प्रकार के मतलब जानवर को पोसते थे, जिसमें अहीर, गुज्जर और माली लोग काफी प्रगति भी किए हुए थे। इसका रूप जो था वह जंगलीय राक्षसत्व था, मतलब जंगल को उपज कराना और उसमें राक्षस के रूप में छोटे छोटे जानवरों को मारकर अपना भरण पोषण करना। जंगलों में घुसपैठ कर हाथियों का प्रयोग करना, जैसे कि हाथी एक लोग दूसरे जंगलों को या कृषि को तबाह करने के लिए उस खेत की तरफ जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को हाँक दिया करते थे, ताकि उस खेत में अगर जंगल जानवर चले जाएंगे तो जिससे उनका फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। मुगलों के द्वारा शिकार करना, जब मुगल किसी जानवर का शिकार करते थे तो वह फसल का निर्माण नहीं देखते थे कि फसल उपज हो गई है, पकने वाली है या फसल बोई गई है। जिस खेत में जानवर जाता था उस खेत में ब्रिटिश या मुगल काल प्रवेश कर जाते थे और प्रवेश करने के बाद किसानों की सारी अनाज को क्षति पहुंचा देते थे। वाणिज्य की खेती का प्रसार, उनको ब्रिटिश सरकार या मुगल साम्राज्य द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। जबरन उनसे कहा जाता था कि आप इसी फसल को बोइए, जैसे नील का खेती, गांजा का खेती, अफीम का खेती या कपास, सूती वस्त्र, पटसन की खेती, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगता था और इसको बोने के बाद काफ़ी उर्वरकता शक्ति खेतों की कमी हो जाती थी। इसीलिए जबरन इस खेतों में ये सारे चीज़ बोए जाते थे। यह नकदी फसल था, इसे सस्ते दामों में खरीद करके मुगल दरबार या ब्रिटिश सरकार दूसरे देशों में, दूसरे इलाकों में बेचाते थे। जमींदार किसे कहा गया? तो मैंने पहले ही बता दिया गया, राजा के द्वारा किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति को चुनना और उसके द्वारा किसी बड़े जमीन के प्लॉट को दे देना और वहां से टैक्स और लगान को वसूली कराना, उसे ही हम जमींदार कहते हैं। जमींदारों के द्वारा बाजरी और हाटों की स्थापना करना, जमींदार जहां चाहते थे वहां हाट लगा देते। हाट किसे कहा गया? मार्केट, बाजार को। चाहते थे कि यहाँ हाट लगना चाहिए, इतने की कीमत में ये साग सब्जी, ये अनाज बिकना चाहिए, तो उन्हीं के कहने पर उस तरीके का हाट लगता था, उस तरीके की कीमत बांधी जाती थी। जमींदारों का किसानों पर आत्मीयता करना, और जमींदार क्या करते थे? किसानों पर जबरन हर दाम की कीमत को बढ़ाने और घटाने पर मजबूर कर देते थे। भू राजस्व प्रणाली क्या थी? तो राजा के द्वारा एक मनसबदारी व्यवस्था चलाया गया था। उस मनसबदारी व्यवस्था में प्रशासन जो थी वो बहुत टाइट थी, किसानों का शोषण करती थी। उसके बाद आता है वास्तविक वसूली, राजा के द्वारा किसानों से वास्तविक वसूली कराई जाती थी। उसके बाद कर निर्धारण, राजा के द्वारा सही समय पर फसलों पर कर वसूला जाता था या टैक्स लादा जाता था, बढ़ाया और घटाया जाता था। चांदी का बहाव, भारत में चांदी डायरेक्ट नहीं आया बल्कि कई देशों से घूमते हुए आया है। व्यापार का एक विस्तार है चांदी, समुद्री व्यापार की नई व्यापार के रूप में चांदी को देखा गया। अब आता है अबू फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया। उस 3 जिल्दों में से एक जिल्द जो है वह आईने अकबरी है। इस तीनों जिल्दों में अकबर के बारे में लिखा गया है। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं को चर्चित की गई है। अबू फजल की आईने अकबरी, अकबरनामा के शासनकाल में 5 संसाधनों के पश्चात पूरा हुआ था, मतलब 5 वर्षों के बाद यह किताब पूरा हुआ था। 5 वर्षों से अधिक लगे हुए थे। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार आईने अकबरी को ग्रंथ की उपाधि भी दी गई थी। इसमें शाही नियम भी लिखे गए थे राजा के, और साथ ही कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी लिखी गई थी। राजपूतों को चलाने या राजतंत्र चलाने के नियमों को भी लिखा गया था। सरकार के प्रशासनिक नियम को लिखा गया था। किस चीज पर गलत व्यवहार किया जाता है, किस चीज पर अच्छे व्यवहार किया जाता है, इन सारे बातों को भी लिखा गया था। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया था। सूबे के भागों में इकाई में संख्यात्मक आंकड़ों के अनुसार लोगों के बारे में, पेशों के बारे में, व्यवसाय के बारे में, साम्राज्य के बारे में, उच्च अधिकारी के बारे में या अन्य भागों में भी इसकी चर्चा की गई थी। इससे पता चलता है कि मुगल काल में एक ग्रंथ लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम क्या था? तो वह ग्रंथ का नाम अकबरनामा था। उस अकबरनामा में क्या लिखित की गई थी? तो उस अकबरनामा में मुगल साम्राज्य के, अकबर के ज़माने में जितने भी तौर तरीके थे, जितने भी नियम कानून थे, उन सारे नियम कानून के बारे में लिखे गए थे। प्रशासनिक व्यवस्था, कृषि प्रशासनिक व्यवस्था, जमींदारी प्रथा या अन्य प्रकार की प्रथाओं के बारे में लिखी गई थी। चलिए, चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि
आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब पे ध्यान दीजिए। सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए उन्हें सब्सक्राइब कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो आगे बढ़े, लोगों को इसको लाभ पहुँचे। चलिए कुछ प्रश्न के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि 20-25 ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव जो VVIP ऑब्जेक्टिव है वैसे ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं। चलिए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया? तो मैंने पहले ही बता दिया, आईने अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की हुई थी। दीन इलाही धर्म किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतों को दाखिल हुए वह कौन कौन थे? तो मुगल साम्राज्य थे, व्यापार था, मुद्रा था और बाजार प्रणाली थे, मतलब ये सभी थे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया था? तो अकबर ने, यह तो आपको पता ही होगा। जजिया किसने लागू किया था? तो जजिया किसने लिया, किससे लिया जाता था? तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था, मतलब किसी धर्म ग्रंथ को या किसी धर्म के लोगों को अपने मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों से जबरदस्ती वसूलते थे, उन्हीं को जिम्मिया कहा जाता था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अकबर ने टोडरमल को दीन अशरफ के नियुक्त किया था, कब? तो 1585 ईस्वी में। आईने अकबरी के अनुसार भूमि कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। परगना मुगल काल में था, तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था तो हुनो जाति के द्वारा। उसके बाद पढ़ना है आपको, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांतों में भारत जिस भाग में आते हैं वह भाग कौन है? तो पश्चिमी भाग है। पंचायत का सरदार एवं मुखिया होता था, जिसे हम क्या कहते थे? तो मुकद्दम या मुखिया कहते थे। मुखिया का दूसरा नाम मुकद्दम है। साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन था? तो W.H. मैरोल्ड था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने लगाया, यह भी मुगल काल का ही राजा था। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों के वर्षों की कुल कितने फसल होती थी? तो 3 भागों में उसकी फसल होती थी, लेकिन किताब 2 ही भाग बताता है, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल, तीसरा जो है वह जायदा फसल है। रबी फसल किस ऋतु में होता था? तो बसंत में। और खरीफ फसल किस ऋतु में होता था? तो शीत ऋतु में, बसंत में, और ये पतझड़ के मौसम में होता था, या पतझड़ होते होते बसंत में भी एंट्री कर जाता था। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक इतिहास लिखा गया है? तो अकबर तक, मतलब बाबर से लेकर के अकबर तक के सारी प्रांतों के बारे में किस किताब में लिखा गया है? तो अकबरनामा में। अकबर एवं आईने अकबरी के अनुवाद कौन किए? तो वेब्रिज, जैकेट और ब्लैकमैन नामक 3 व्यक्तियों ने यह अकबरनामा को अनुवाद किया था। भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 16वीं सदी और 17वीं सदी के बीच में भारत की आज़ादी के करीब हो गई, मतलब भारत की आज़ादी कब फिर भी हो गई? कह रहा है, फिर से सुनिए, भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की आज़ादी करीब हो गई। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार फिर से उस पर आगमन कर दी, नहीं तो मुगल प्रशासन 16वीं 17वीं शताब्दी में ही भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था बिना गुलाम हुए। लेकिन 16वीं शताब्दी में अभी मुगल प्रशासन चल ही रही थी जब तक ब्रिटिश सरकार की आगमन हो गई, नहीं तो अन्यथा ब्रिटिश सरकार, अगर मुगल प्रशासन खत्म हो जाती तो भारत कभी गुलाम ही नहीं होता और यह पूर्ण रूप से आज़ाद रहता। बाबर के संपूर्ण में सही नाम भाषा या ठीक है तो तुल के बाबरी है। करा कि अल बिरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता अपनी यात्रा में अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जिसे इब्न बतूता मोरक्को देश का एक निवासी था। आईने अकबरी का दूसरा नाम अकबरनामा है, जिसके लेखक अबू फजल हैं। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बता देते हैं, इसके मुख्य शॉर्ट क्वेश्चन। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था क्या है? यह पहला क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है, अलबुकर की महत्वपूर्ण भूमिका भारत में पुर्तगालियों के शासन स्थापना करने का क्या था? तीसरा जो है, अल बिरूनी के बारे में लिखे। चौथा जो है, भूमि कार्य अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? पांचवा जो है, रैतवाड़ी व्यवस्था क्या है? छठा, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? सातवां, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? आठवां, रैयत कौन थे और कितने प्रकार के थे? उसके बाद से भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता था? लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 10 है। लॉन्ग क्वेश्चन, मुगल काल की जमींदारी प्रथा तथा जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, अबू फजल और अकबरनामा या आईने अकबरी के बारे में लिखे। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन करें।
उसके बाद चौथा लॉन्ग क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका का व्याख्या कीजिए। उसी का दूसरे रूप में भी कह सकते हैं क्वेश्चन को कि मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका का जांच कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, जमींदार कौन थे और उनका कार्य क्या था। इस तरीके से 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, 25 ऑब्जेक्टिव है। ये लेसन आपका समाप्त हुआ। अगला एपिसोड या अगला वीडियो में आपको लेसन 9 पढ़ाया जाएगा, जिस लेसन का नाम है मुगल दरबार। इसमें पूर्ण रूप से सिर्फ मुगल के बारे में ही पढ़ना होगा। इसमें तो मुगल काल के बारे में बहुत कम पढ़ना था, ज़्यादा जमींदारी और किसान के बारे में पढ़ना था। आगे वाला चैप्टर में आपको मुगल काल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। लगभग उसका ऑब्जेक्टिव आपको +100 होगा और मतलब शॉर्ट और लॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो 9 लेसन है वो हो सकता है 2 वीडियो में बने। चलिए, ये वीडियो समाप्त हुआ लेसन 8 का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में या अपने अन्य लोगों के पास वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।